हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की बायोलॉजी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपने लेसन नंबर 2 अपन ने शुरू कर दिया है, ठीक है। और पाठ का नाम क्या था बेटा? जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है ना। ये अपना पाठ चल रहा है और इस पाठ में आपको पिछले वीडियो में मैं वायरस की संरचना समझा चुका हूँ। साथ ही आपको ये भी बता चुका हूँ कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। तो आज बेटा सबसे पहले वायरस के समतुल्य ही एक जीव है जिसका नाम है विरोइड। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपन, ठीक है ना। विरोइड एक्चुअल में आप ध्यान से सुनाएं। देखो बेटा, वायरस में तो अपन ने क्या पढ़ा था कि वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन के बने कण होते हैं, मतलब उनमें प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, यानी कि प्रोटीन का बना बाह्य चोल होता है और उस बाह्य चोल के भीतर की ओर न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, ऐसा पढ़ा था। और बेटा जहाँ तक अपन इसकी बात करें विरोइड की, तो विरोइड में क्या होता है, केवल और केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन चोल अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। और बेटा न्यूक्लिक अम्ल में भी केवल और केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ना। जबकि आपने वायरस में क्या पढ़ा था? वायरस में आपने पढ़ा था कि पादप वायरसों में आरएनए और जंतु वायरसों में डीएनए, जबकि विरोइड के अंदर केवल और केवल आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एक रज्जु की आरएनए पाया जाता है, ठीक है ना। तो एक मिनट देखिए बेटा, विरोइड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता रहा हूँ विरोइड का खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन है, ठीक है। खोजकर्ता वैज्ञानिक आप लिखेंगे बेटा डाइनर, मतलब डाइनर नाम के वैज्ञानिक ने विरोइड की खोज की थी, पहली बात। दूसरी बात, विरोइड द्वारा आलू में, आलू पादप का नाम हो गया बेटा, आलू में ठीक है एक रोग होता है बेटा, और उस रोग का नाम क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर, ये उस रोग का नाम है। विरोइड द्वारा आलू के पादप में पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो दो बात तो आपको इसमें ये सीखनी है। तीसरी बात, विरोइड में प्रोटीन चोल एब्सेंट होता है, प्रोटीन चोल अनुपस्थित होता है, ठीक है। और एक बात, विरोइड में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में एसएसआरएनए पाया जाता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक रज्जुकीय आरएनए पाया जाता है। तो ये चारों की चारों पॉइंट आपको विरोइड में याद करने हैं बेटा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ठीक। आगे चलिए। तो इन्हीं के आधार पर अपन एक छोटा सा प्रश्न पढ़ रहे हैं
वायरस और विरोइड में डिफरेंस, वायरस और विरोइड में अंतर क्या है। तो बेटा बीच में मैंने ये लाइन खींच दी। अब देखो पिछले वीडियो में आपको मैं वायरस के बारे में बता चुका हूँ, तो कुछ बातें तो आपको पिछले वीडियो से काम आएंगी, और विरोइड के बारे में आज आपको इस वीडियो के प्रारंभ में कह चुका हूँ। तो उन दोनों को ध्यान रखते हुए अपन वायरस और विरोइड के अंतर्गत डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि देखिए फर्स्ट पॉइंट, ये आकार में बड़े होते हैं, ठीक है बेटा। वायरस कैसे होते हैं, आकार में बड़े, जबकि विरोइड बेटा अपेक्षाकृत छोटे। वायरस आकार में बड़े होते हैं जबकि विरोइड अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। दूसरे पॉइंट पर आ जाइए। वायरस में प्रोटीन चोल, कल इसके लिए मैंने अंग्रेजी में नाम बताया था कैप्सिड, उपस्थित होता है। वायरस में प्रोटीन चोल अथवा कैप्सिड उपस्थित होता है, ठीक है बेटा। जबकि विरोइड में प्रोटीन चोल अथवा कैप्सिड एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पर। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं, डीएनए अथवा आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि विरोइड में क्या लिखेंगे बेटा, इनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में केवल एसएसआरएनए यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, ठीक है बेटा। अब नंबर 4 पे आ जाइए कि बेटा वायरस का जो आरएनए होता है उसका अणुभार, आरएनए का अणुभार ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जबकि बेटा दूसरी साइड में क्या लिखेंगे कि विरोइड के आरएनए का अणुभार कम होता है, ठीक है बेटा। तो देखो 4 पॉइंट तो मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, और अब एक छोटा सा पॉइंट मेरी भी सुन लें कि वायरस बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन से बने कण होते हैं, ठीक है ना। जबकि विरोइड के अंदर केवल और केवल क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। तो आपको वायरस और विरोइड के अंतर्गत ये 4-5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं, वायरस का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है बेटा। टॉपिक नंबर नेक्स्ट। बेटा यदि कोई बात आपके समझ में नहीं बैठे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, राइट। तो अब अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, वायरस का संक्षिप्त इतिहास, कि भाई कौन कौन से वैज्ञानिकों के बारे में इसमें अपन को पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहला वैज्ञानिक इवानोवस्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग, वैज्ञानिक का नाम है ये इवानोवस्की, वैज्ञानिक का नाम ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं की पहचान की। तंबाकू के मोज़ेक
रोग के रोगाणुओं की पहचान की। इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं की पहचान की, जिसे उसने वायरस नाम दिया। जिसे उसने क्या नाम दिया बेटा? वायरस नाम दिया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वायरस का खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन सा है, तो आप कौन सा वैज्ञानिक बोलेंगे? इवानोव्स्की। दूसरे नंबर पे आइए बेटा, बेंजेरेनेक वैज्ञानिक का नाम, बेंजेरेनेक। ये वैज्ञानिक नंबर 2 हो गया। बेंजेरेनेक ने संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस, संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के बेंजेरेनेक ने संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे की पत्तियों पर डालकर, पौधे की पत्तियों पर डालकर पाया। क्या पाया बेटा? कि जो स्वस्थ तंबाकू के पादप की पत्तियां थी वो भी संक्रमित हो गई, यानी कि उनमें भी मोज़ेक रोग डेवलप हो गया। पाया कि स्वस्थ पत्तियां भी संक्रमित हो गई, स्वस्थ पत्तियां भी संक्रमित हो गई। ठीक है ना? उन्होंने इस तरल को संक्रमित जीवित तरल, संक्रमित जीवित तरल या कंटेजियम बाइवियम, नाम याद रखना पड़ेगा बेटा, फ्लूडियम, कंटेजियम बाइवियम फ्लूडियम नाम दिया। तो बेटा ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो अभी तक बेटा आप 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। एक बार दोनों के दोनों पॉइंटों को मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, क्योंकि बेटा मुझे ये दोनों पॉइंट मिटाने होंगे। ठीक है? तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। देखो बेटा, इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं की पहचान की तथा उसे वायरस नाम दिया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वायरस के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आप बेटा इवानोव्स्की बोलेंगे। पॉइंट नंबर दूसरे पर आइए। वैज्ञानिक का नाम है बेंजेरेनेक। बेंजेरेनेक ने संक्रमित तंबाकू के पौधे की पत्तियों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे की पत्तियों पर डाला। तो बेटा स्वस्थ पादप की पत्तियां भी मोज़ेक रोग से ग्रसित हो गई, मतलब संक्रमित हो गई। तो उस तरल को बेंजेरेनेक ने संक्रमित जीवित तरल या कंटेजियम बाइवियम फ्लूडियम नाम दिया। तो बेटा 2 पॉइंट तो आपको मैं बता चुका हूँ। अब आप तीसरे पॉइंट पर आइए। वैज्ञानिक का नाम अपन लिखेंगे बेटा नंबर 3 पे
स्टैनले, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है बेटा। स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू मोजैक विषाणु, वैज्ञानिक ने तंबाकू मोजैक विषाणु, और इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं बेटा TMV। क्या बोल सकते हैं? TMV, तंबाकू मोजैक विषाणु के क्रिस्टल या रवे बनाए, तंबाकू मोजैक वायरस के क्रिस्टल अथवा रवे बनाए। इनकी खोज से यह स्पष्ट हुआ, इनकी खोज से यह स्पष्ट हुआ कि इनकी खोज से यह स्पष्ट हुआ कि वायरस को सजीव एवं निर्जीव के बीच की, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है, माना जाता है। तो बेटा ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया। अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का नाम, क्या नाम लिखा है बोर्ड पे? स्टैनले। तो कैसे बोलोगे बेटा? स्टैनले नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू मोजैक वायरस का क्रिस्टलीकरण कर दिया, और इसी प्रक्रिया के द्वारा पता चला कि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। और बेटा एक बात और आपको इसमें समझनी है कि वायरस अविकल्पी परजीवी होता है। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब ये है, ध्यान से सुने, अविकल्पी परजीवी, वायरस परजीवी तो होता है, लेकिन बेटा इस वायरस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। जैसे मैं टोबैको मोजैक वायरस यानी कि तंबाकू के मोजैक वायरस की बात कर रहा हूँ। यदि इस वायरस को उपयुक्त परपोषी यानी कि तंबाकू का पादप मिल जाता है, ठीक है, तो उस केस में ये पादप तंबाकू के पादप की पत्तियों को संक्रमित कर देता है। परंतु यदि इस वायरस को एक प्रॉपर होस्ट यानी कि परपोषी नहीं मिलता है, तो उस केस में यह निष्क्रिय पड़ा रहता है। अविकल्पी परजीवी या परपोषी विशिष्टता का पाया जाना, ये वायरस का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं शैवालांश व कवकांश। ये आपकी किताब में बाहर प्रश्न दे रखा है। शैवालांश एवं कवकांश शब्दों से आप क्या समझते हैं? तो बेटा एक बात आप मेरी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, मैं आपको इसे समझा देता हूँ। आपने एक विशिष्ट प्रकार के जीव सुने होंगे, लाइकेन। ठीक है बेटा, तो देखो इस प्रश्न के आंसर में मैं आपको लाइकेन के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि लाइकेन विशिष्ट प्रकार के जीव होते हैं जिनमें शैवाल एवं कवक भाग एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हुए जीवन यापन करते हैं। ठीक है बेटा, तो लाइकेन में उपस्थित शैवाल घटक शैवालांश और कवक घटक कवकांश कहलाता है। जैसे कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे मैं एक चित्र बना रहा हूँ, देखिए
ये मान लीजिए मैंने पूरा का पूरा लाइकेन का एक डायग्राम बना दिया है ना। ये लाइकेन बेटा भूमि की सतह पर है, ठीक है। तो इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ बेटा। ऊपर वाला भाग तो कहलाएगा शैवालांश और नीचे वाला भाग कहलाएगा बेटा कवकांश, ठीक। शैवालांश को इंग्लिश में बोलते हैं फाइकोबायोंट और कवकांश को इंग्लिश में बोलते हैं माइकोबायोंट। तो बेटा लाइकेन में उपस्थित शैवाल घटक को फाइकोबायोंट और कवक घटक को माइकोबायोंट कहते हैं। अब आप सुनें, तो बेटा ये जो लाइकेन में उपस्थित शैवाल घटक है ये स्वपोषी होता है। कैसा होता है बेटा? स्वपोषी, ठीक है। तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, ठीक है। और बेटा भोजन को कवकांश के लिए उपलब्ध करवाता है। तो बेटा ये तो शैवाल घटक का लाभ हो गया इसके लिए, ठीक है ना। अब इसी में आप दूसरी बात समझ लीजिए कि लाइकेन में उपस्थित कवक घटक यानी कि कवकांश, ठीक है बेटा, भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके इस भाग के लिए उपलब्ध करवाता है जल प्लस खनिज लवण। तो इस प्रकार लाइकेन में उपस्थित शैवाल और कवक घटक एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ आके ये कहानी भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, सुन लीजिए। देखो बेटा, लाइकेन में उपस्थित कवक घटक माइकोबायोंट या कवकांश तथा शैवाल घटक फाइकोबायोंट या शैवालांश कहलाता है। शैवालांश जो होता है वो स्वपोषी होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है। और शैवालांश भाग द्वारा निर्मित भोजन कवक घटक द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो कवक घटक को तो ये लाभ हो गया शैवालांश से। और बेटा लाइकेन में उपस्थित जो कवक घटक है वो भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है और शैवालांश के लिए अवेलेबल करवाता है। इस प्रकार लाइकेन में उपस्थित दोनों घटक एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में सबसे अंतिम बात जो मेरे हिसाब से आप जानते होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जिस शब्द के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ प्रतिजैविक, हिंदी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक। किसे कहते हैं बेटा? एंटीबायोटिक। बहुत सरल है, सुन लीजिए। सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होने वाले वे रसायन जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संदमित करते हैं एंटीबायोटिक अथवा प्रतिजैविक कहलाते हैं। एक बार और आप सुन लीजिए बेटा कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले वे रसायन जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संदमित करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एक लास्ट लाइन और बेटा, 1929 ईस्वी में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन प्राप्त किया था। किससे?
पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट लाइन एक बार और मैं कह देता हूँ कि सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया था सर्वप्रथम पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। तो आज के इस वीडियो में बेटा केवल इतना ही। धन्यवाद।